लास्ट क्लास में हम लोग जो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट है 1986 उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर का सेशंस था वो हम लोगों को पता चल चुका था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका जो मेन पार्ट है उस चीज़ को पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर कुछ चीज़ बचा हुआ होगा तो उस जगह से हम लोग देख लेंगे। मगर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास में जो हुआ है उसका एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, तब वो वाला पार्ट ख़त्म करने में और समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखो पहले क्या था क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आंसर पार्ट को थोड़ा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शंस ये क्यों चाहिए, कारण कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर को पता नहीं है, उन लोगों को बताना है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, बहुत ऐसा कंज्यूमर्स है जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन लोगों को पावर देने के लिए कि कंज्यूमर लोगों को ना ठग ले, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है। उसके बाद क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये सब एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 3 राइट अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को बहुत सारा राइट दिया है, बहुत सारा, उसमें 3 से बताने के लिए बोल रहा है। वो 3 क्या है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को ये राइट है कि उनको बताना होगा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद कोई भी कंज्यूमर ठग गया है तो उसका जब वो कंप्लेन करने के लिए कोई ऑफिस जाएगा तो उस समय उस ऑफिसर को सुनना होगा कंज्यूमर का पूरा कंप्लेन। थर्ड क्या है, द राइट टू बी सेफ्टी, द राइट टू सेफ्टी मतलब जो कंज्यूमर जो चीज़ खरीद रहा है वो चीज़ उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ये भी उनका कंज्यूमर का राइट है पाने का, ठीक है। तो ये हो गया तीनों राइट। उसके बाद क्या है, एनुमरेट द वेरियस एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए और भी जो इंडिया में एक्ट पास किया गया है वो सब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंड द कंपटीशन एक्ट 2002, द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट 1986, ये सब, ठीक है। उसके बाद हु कैन फाइल ए कंप्लेन इन ए कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में कौन फाइल कर सकता है, कौन, एनी कंज्यूमर जो अल्टीमेटली वो चीज़ कंज्यूम किया है वो फाइल कर सकता है। उसके बाद कौन, उसके बाद एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है और कंज्यूमर के बिहाफ में काम करता है, वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेंट कर सकता है कोई भी कंज्यूमर्स के बिहाफ में। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद ए लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज पार्टनर, ये सब हो गया था, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ कि तुम लोगों को रिकैप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों चाहिए, कारण नहीं है कि मान लो कोई भी कंज्यूमर अगर ठग जाए किसी जगह पे तो इससे पूरा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाता है बाद में, अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो इसलिए एक इकोनॉमी को सेफ जगह पे रखने के लिए पहले कंज्यूमर जो है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। तो इन कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट लाया गया है वो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मान लो कोई, जैसे कि जॉय, मान लो जॉय ठग चुका था, अब जॉय को क्या करना है, कंप्लेन करना है। अब वो जो कंप्लेन करेगा कैसे वो कर सकता है, पहले द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड द एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, उसका एड्रेस, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नाम सब कुछ देना होगा। उसके बाद द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द एड्रेस ऑफ द अपोजिट पार्टी और पार्टीज एज पर एज दे कैन बी असर्टेन्ड, जितना जान सकता है जॉय वो सेलर के बारे में, उनके एड्रेस, उनका नाम, डिस्क्रिप्शन सब वो देगा कंप्लेन में। 3 द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंप्लेंट्स एंड व्हेन एंड वेयर इट एरोज, कहाँ पे, ये कब ये सब डिस्प्यूट्स अराइज हुआ, तो वो सब भी वो कंप्लेन में लिखना होगा। डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशंस कंटेंट इन द कंप्लेन, कि अगर जो कंप्लेन कर रहा है जॉय, जो कंप्लेन है उसके ऊपर बेस करके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना होगा। द रिलीफ विच द कंप्लेन इज सीकिंग, अब क्या डिमांड कर रहा है ये जॉय, जो कंप्लेन कर रहा है इसके बदले में जॉय को क्या चाहिए वो भी उसको मेंशंस करना होगा वही कंप्लेन में।
एक्सप्लेन एनी 4 वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलोड इन इंडिया। अब इंडिया में जो 4 तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक्सप्लेन एनी 4 वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलोड इन इंडिया, वो किस तरीके से। पहले लोक अदालत, ये जनरली बिजनेस में यूज हो जाए, बिजनेस में यूज होता है, क्योंकि एक बिजनेस का साथ दूसरा बिजनेस कुछ दिन बाद के कुछ प्रॉब्लम एराइज होता है। अब वो प्रॉब्लम को अगर कोर्ट में जाके ले जाएगा तो 10 साल 12 साल लग जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, लोक अदालत एक जन इंटरमीडिएट लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको दोनों जो कंपनी है सब बताता है ये बात हुआ है, अब वो जो डिसीजन देगा उस हिसाब से पूरा चीज़ को कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, अगर मान लो जो पुअर है, कंज्यूमर माइनॉरिटीज़ है, इनके बिहाफ में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर मान लो गवर्नमेंट कोई लिटिगेशन या तो फिर कोई केस फाइल कर रहा है, ठीक है, सेलर या तो फिर मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्टिव, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो प्रोडक्ट itself बता दे कि मैं जो हूँ वो सिक्योर हूँ तुम्हारे लिए, और तुम जो खरीद रहे हो वो उसका जो प्राइस है वो रिजनेबल प्राइस है। इसलिए कोई मार्क दे देना, कोई ISI मार्क, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट के पास से, ये इस तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्टिव। प्रो पब्लिसिटी मेजर्स, ये होता है टीवी में, रेडियो में, जागो ग्राहक जागो बोल के। तो ये सब जो भी काम होता है उसके पीछे एक ही काम होता है कि जितना भी कंज्यूमर है उन लोगों को बताना कि तुम लोग का राइट क्या है, तुम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सिचुएशंस में, वो सब कुछ समझ बता देता है वो जो पब्लिसिटी मेजर्स होता है। अब नीचे में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के लिए ये कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस देना क्यों जरूरत है। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, मान लो अगर कोई बिजनेस चाहता है कि बहुत दिन के लिए बिजनेस करे, तो उस समय बिजनेस को क्या करना होगा, ठीक तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट देना है, दैट इज उसका इंटरेस्ट को ठीक तरीके से मेंटेन करना है, किसी जगह पे उसको ठगना नहीं है, जितना पैसा वो देगा उस हिसाब से उसको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा, तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर पाएगा, तो बिजनेस चल पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा और ग्रोथ भी आएगा। इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के पीछे पहला जो कारण है वो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। सेकेंड रीजन, यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। देखो, एक बिजनेस जो सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहा है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, अब जो रिसोर्सेज सोसाइटी से मिल रहा है तो उस सोसाइटी को सही प्रोडक्ट डिलीवर करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मॉरलिटी होता है, उसका एक मेन सोचना होता है कि मैं जिस जगह से रिसोर्सेज मुझे मिल रहा है तो उस जगह पे सही प्रोडक्ट मैं डिलीवर करूँ। सेकेंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी तो सोसाइटी का एक एलिमेंट्स है, इसलिए अगर भी सोसाइटी में रखना है, सोसाइटी में अगर खुद को रखना है और सोसाइटी को और ठीक तरीके से तब डिलीवर करना होगा, ठीक तरीके से उसका टेक केयर करना होगा। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि मैं भी एक सोसाइटी का एलिमेंट हूँ और जो कंज्यूमर है वो भी सोसाइटी का एलिमेंट है, तो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो है सोसाइटी को ठीक तरीके से जो भी उनका डिमांड है उसको फुलफिल करना उस हिसाब से। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, अगर कोई कंपनी चाहे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस मेरे बिजनेस में कम हो तो उस हिसाब से उसको ठीक तरीके से काम करना होगा, दैट इज कंज्यूमर का प्रोटेक्शंस को ठीक तरीके से उसको कंसिडर करना है। मॉरल जस्टिफिकेशन से मॉरलिटी भी है कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस जगह पे ठीक तरीके से मुझे काम करना है। तो ये सब हुआ बिजनेस को अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस करने के पीछे बिजनेस का रीजंस क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन द 6 राइट ऑफ कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वही देखो सेम चीज, राइट टू सेफ्टी, सेकंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, जो चीज़ तुम खरीदने जा रहे हो तुम सेलर को बोल सकते हो कि जितना वैरायटी आपके पास है वो मुझे दिखाइए, सब कुछ देखने के बाद मैं अल्टीमेटली सिलेक्ट करूँगा कौन सा चीज़ मुझे लेना है, ये तुम्हारा राइट है, वो कभी बोल नहीं सकता है ये दोनों मैंने निकल के दिया इसमें ही आपको लेना है। राइट टू बी हर्ड, जो तुम कंप्लेन कर रहे हो वो कंप्लेन को सुनना है ऑफिशियल्स को। राइट टू सीक रिड्रेसल, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये भी राइट है जो तुम कंप्लेन कर रहे हो इसके बदले में तुम्हें रिड्रेसल मिलने का अधिकार है कि मैं कंप्लेन किया इसके बदले में आपने क्या किया, क्या एडिशंस दिया वो मुझे बताइए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर का एजुकेशन होने का भी राइट है, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कंज्यूमर लोग के मुझे एजुकेट कीजिए, या तो फिर जो कंपनी है उनको वो बोल सकते हैं कि मुझे बताइए इसके बारे में, मैं एजुकेटेड होऊंगा तभी मैं रैशनल डिसीजंस ठीक तरीके से ले पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब हुआ 6
राइट ऑफ कंज्यूमर स्पेसिफाइड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर। देखो अब क्या है, ये तो राइट है, सही है, मगर अब क्या आंख बंद करके कंज्यूमर खरीदेगा, उल्टा फुल्टा अगर कुछ मिलेगा तो कंप्लेन करने जाएगा, तो इससे तो झमेला बहुत ही बढ़ जाएगा ना। इसलिए गवर्नमेंट ये भी, या तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये भी क्लियरली मेंशन है, ये देखो तुम्हारा भी कंज्यूमर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, उस हिसाब से तुम्हें भी काम करना होगा। तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट बी आवर about various goods and services available in the market so that an intelligent and wide choice can be made। अब तुम्हें ये देखना होगा कौन सा प्रोडक्ट कितना वैरायटी का मार्केट में, उस हिसाब से तुम्हें सोच के सही प्रोडक्ट को चूज करना है। सेकेंड, बाई ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे स्टैंडर्डाइज गुड्स, जो कंपनी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदो, इससे क्या होगा, तुम्हें सही प्रोडक्ट मिल पाएगा। थर्ड क्या है, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब तुम्हें ये भी जानना है जो प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो उसके साथ क्या रिस्क इंटर रिलेटेड, क्या लिंक है, तो उस हिसाब से तुम उसको सेफली वे में यूज कर सकते हो और उसका जो क्वालिटी है, यूटिलिटी, उसको उसका बेनिफिट तुम ले सकते हो। चार, रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। और उसके जो लेवलिंग होता है प्रोडक्ट का, उसको ठीक तरीके से स्टडी करो, इससे पता चल जाएगा उसका वेट कितना, एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, ये सब कुछ के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, ऐसा योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट ए फेयर डील। और तुम्हें सोचना होगा कॉमन सेंस को अप्लाई करके, जो चीज़ तुम खरीद रहे हो उसके बदले में जितना तुम प्राइस दे रहे हो वो फेयर डील है कि नहीं है, ये तुम्हें सोचना होगा। उसके बाद क्या है, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल सोर्सेस एंड डिस्करेज अनस्क्रैपलेस प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग। अब क्या है, तुम्हें ओपन मार्केट में पैसा दे के, बिल लेके हर एक ट्रांजेक्शन करना होगा, कभी ये ट्रांजेक्शन नहीं करना जो सही नहीं है, दैट इज अनस्क्रैपलेस, वो सब ट्रांजेक्शन नहीं करना, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। ये सब कुछ जगह से तुम्हें कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है। जैसे चोर मार्केट होता है ना, दिल्ली का चोर मार्केट, ये जगह से अगर तुम खरीदोगे, अगर खराब भी मिला तो कुछ फर्दर तुम्हें उसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो यही बोल रहा है। उसके बाद आस्क फॉर ए कैश मेमो ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तुम खरीद रहे हो उसके बदले में जो कैश मेमो मिलना चाहिए वो सब तुम डिमांड कर लेना। फाइल ए कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अब मान लो तुम ठग चुके हो, अब इसके लिए तुम बैठ के रोगे, ये करने से नहीं होगा, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, जो कंज्यूमर फोरम है उनके पास जाके तुम्हें कंप्लेन करना है। रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड पॉल्यूशंस। और ये भी मेंटेन करना है कि कुछ कारण से हम लोग कंज्यूमर जो है वो चीज़ को ख़राब ना करे, उसको वेस्ट ना करे, उससे कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए। तो ये सब होता है कंज्यूमर लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द वेरियस वेज इन व्हिच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड। ऐसे कितना तरीका है जिस तरीका से कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट है सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस। बिजनेस खुद से सोच रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, बिजनेस एसोसिएशन। बिजनेस एसोसिएशन मतलब जो बिजनेस एसोसिएटेड है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे CII, उसके बाद FICCI, चेंबर ऑफ कॉमर्स जो भी है, तो वो लोग रेगुलेट कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप लोगों को क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस को चलाना है तो। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस। हम लोग के अंदर में कुछ अवेयरनेस रहना होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उस हिसाब से हम लोगों का जो बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, या तो फिर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वो रजिस्टर्ड हो, या तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो, या तो फिर अनरजिस्टर्ड हो, NGO हो, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। ये चार तरीके से, या तो फिर बिजनेस का मॉरलिटी आ जाए, बिजनेस कि क्या करना है नहीं करना है, या तो फिर जो बिजनेस का एसोसिएशन है वो बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग के अंदर में वो मेंटेलिटी तैयार करना होगा कि हम लोग को जान के समझ के सब कुछ खरीदना है, और कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो लोग भी कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को मेंटेन कर सकता है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द रिड्रेसल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बोल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है कंज्यूमर्स के लिए, वो कैसे, उसका मैकेनिज्म कैसे कैसे कंज्यूमर लोग मूव करेगा और कैसे उससे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता चल चुका था लास्ट क्लास में कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, 3 लेवल पे। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद स्टेट कमीशंस, उसके बाद नेशनल कमीशंस, और
अगर मान लो नेशनल कमीशन से जो जजमेंट आया दैट इज रिड्रेसल आया, अगर वो जजमेंट को कंज्यूमर को लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो लास्ट में जाके वो अप्लाई कर सकता है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये रिड्रेसल मैकेनिज्म में तीनों स्टेजेस है। पहले मान लो जो ठगा है, कौन, जो चीटेड हुआ है कंज्यूमर, उनका जो चीटेड अमाउंट है वो अगर लेस देन 20 लाख हुआ तो उनको पहले जाना होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। उसके बाद मान लो जे 20 लाख से अगर ज़्यादा हुआ मगर 1 करोड़ से अगर कम हुआ जो चीटेड अमाउंट है, तब वो डायरेक्टली जा सकता है कहाँ पे, स्टेट कमीशंस में। ये याद रखना प्लीज़ कि कभी भी कोई अमाउंट को लेके ये ना समझ ले कि मैं डायरेक्टली स्टेट कमीशंस में चला जाऊंगा, नहीं। 20 लाख से कम है ना, तो तुम्हें पहले जाना होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, तब तुम डायरेक्टली जा सकते हो स्टेट कमीशंस में। इक्वली अगर मान लो 1 करोड़ से ज़्यादा जो चीटेड अमाउंट है उसको लेके तुम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हो, नेशनल कमीशंस में जा सकते हो। तो इस तरीके से मूव करना है। मगर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो डिसीजंस है उससे तुम्हारा जो सोचना है वो अगर सही नहीं हुआ, कि तुम्हें लग रहा है कि सही जजमेंट नहीं हुआ है, उसके बाद तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम से तुम स्टेट कमीशन से तुम नेशनल कमीशन जा सकते हो, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सब याद रखना, ये सब अमाउंट के इतना अमाउंट होगा तो कहाँ पे जाना होगा, फर्स्ट इंस्टेंस में। उसके बाद अगर जजमेंट ठीक नहीं लगा तो फर्दर तुम जा सकते हो, ठीक है। ये रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को क्या मिल सकता है, रिड्रेसल तो मांग रहे हैं ना कंज्यूमर, जॉय तो मांग रहा था कि मैंने कंप्लेन किया, इसके बदले में मुझे क्या चाहिए। अब क्या चाहिए वो भी क्लियरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन किया है, वो चीज है क्या, देख लेते हैं। पहले, टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ठीक है। सेकेंड, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विथ अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, ठीक है। थर्ड, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चेंजेस पेड फॉर द सर्विसेज। फोर्थ, टू पे reasonable compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to negligence of the seller। अब सेलर ने नेग्लिजेंस के कारण से बाद में जाके कुछ इंजरी हुआ कंज्यूमर को, तो उसके लिए कुछ कंपेंसेशन भी मांग सकता है, ठीक है, कंज्यूमर। उसके बाद टू पे प्यूनिटिव चार्जेस व्हेनेवर एप्रोप्रिएट। अब ये काम को बंद करना है, काम को बंद करने के लिए कुछ मॉनेटरी एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं कंज्यूमर के, ये वाला चार्जेस पे करो तुम, ये काम बंद करने के लिए ये वाला तुम्हारा फाइन हुआ। उसके बाद और क्या मांग सकता है, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इन फ्यूचर, बाद में तुम कर भी नहीं सकते हो। नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, पूरा बंद कर दो जो हैजर्डस गुड्स है। टू विड्रॉ द हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल, जो सेल करने के लिए तुम मार्केट में छोड़े उसको पूरा उठा लो। तो ये सब चीज़ मांग सकते हैं कंज्यूमर, ठीक है, रिड्रेसल के हिसाब से। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या काम करता है, देखो, एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार्स ये करके, ये जितना भी एनजीओ है या तो फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से ये बता देता है, एजुकेट कर देता है कंज्यूमर का कि तुम्हारा राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेकेंड, इनकरेज इन कंज्यूमर टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और उन लोगों को मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है कि अगर तुम ठगे हो तो उस हिसाब से स्ट्रांगली तुम स्टेप लो सेलर्स के या तो फिर मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में। टेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट इन ऑथोराइज लेबोरेटरीज एंड पब्लिश द टेस्ट रिजल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। वो लोग क्या करता है, कुछ अगर डाउट हुआ तो उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट को उठा के उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो मार्केट में छोड़ देता है, जिसको हम लोग कंज्यूमर जब खरीदने जाते हैं उसको पहले देख लेते हैं रिपोर्ट को, उस हिसाब से हम लोग बाद में जाकर खरीदते हैं। प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ एड, लीगल एडवाइजेस एक्सेट्रा। अगर किसी जगह पे तुम्हें कंप्लेन करना है तो उस हिसाब से अगर एडवाइस चाहिए तो एडवाइस लेने के लिए तुम पहले एनजीओ के पास जा सकते हो। तो ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसका एक समरी मैंने हम लोग डिस्कस बना लिए ये वीडियो के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग मेन पार्ट पे जाएंगे और एक एक करके देखेंगे, देखना 25 मिनट्स में पूरा खत्म हो जाएगा अब।